नमस्कार दोस्तों। 2014 में अगर आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट्स, इन सबको बड़े ही साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दर्शाया गया था। लेकिन शायद सबसे भयंकर सीन इस फिल्म के एंड में था, क्लाइमैक्स में, जब फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गार्गेंटुआ, और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीट डार्कनेस। लेकिन जैसे ही और अंदर गिरते हैं, कुछ ग्रेन जैसे पार्टिकल्स इन्हें सामने दिखाई पड़ते हैं। ये पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट पर आकर लगते हैं, खुरेदने लग जाते हैं। कुछ लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं, कुछ चिंगारियां लगती हैं और आग लगने लग जाती है इनके स्पेसक्राफ्ट। इन्हें मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है अपने स्पेसक्राफ्ट से, और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अपने आप को ये एक 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाते हैं, एक 5 डायमेंशनल टेसरैक्ट। ये एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज है। एक ऐसी जगह है जहां पर ये अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ब्लैक होल्स का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में 2 हिस्से हैं दोस्तों, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर ही हैं। रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चलने लग रहा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पे नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस धरती पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है, और अगर आपने मेरा टाइम ट्रैवलर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये कैसे काम करता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में। इसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है, और इंटरस्टेलर फिल्म में इसे बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। जब कूपर और उनके साथी एक एक्वा प्लैनेट पर लैंड करते हैं, उस प्लैनेट पर उनके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इस प्लैनेट पर इसलिए होता है क्योंकि ये प्लैनेट गार्गेंटुआ ब्लैक होल के काफी करीब होता है, तो ब्लैक होल की तरफ से आ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इंपैक्ट डालता है। अब आइंस्टाइन ने इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरीके का मैश इमेजिन करो, जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका मास है उतना ही ज्यादा वो इस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर रहे हैं नीचे। और जब ये मैश बेंड होने लग रहा है, ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि टाइम की भी इससे डायलेशन होने लग रही है, और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि साउंड, हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। सही सुना आपने दोस्तों, ये एक और कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन के फोर्स से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल्स। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस वक्त ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, और थियोरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सके। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन जब तक जिंदा थे, उन्हें ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब लगता था। वो जानते थे कि थियोरेटिकली ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें यह लगता था कि हाँ, थियोरेटिकली तो कहने के लिए इन्फिनिटी जैसी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें असली में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्चुअली में उनका देहांत होने तक ब्लैक होल्स जैसा शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, आइंस्टाइन की थ्योरी में एक की पॉइंट ये भी था कि लाइट